बंसीपुर गांव में हमेशा ही हरियाली और चहल पहल रहा करती थी। लेकिन एक दिन इस गांव की इस हरियाली और चहल पहल को ना जाने किसकी बुरी नजर लगी कि देखते ही देखते इस गांव की हरियाली और गांव के खुशमिजाज लोग एक महामारी की चपेट में आ गए। इस महामारी की संगत में आने वाले सभी लोग अपनी जान गंवा बैठे, जिनमें से एक महक और पिंकी का परिवार भी था। पिंकी और महक के माता पिता इस बीमारी की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके थे, जिनके जाने के बाद दोनों ही बहनें अकेली पड़ गई थी। ठंड का मौसम था और हवाएं चल रही थी। घर में बैठी दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी। दीदी, बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। हे भगवान, घर में तो कुछ भी नहीं है खाने को। अब मैं पिंकी के लिए खाना कहाँ से लाऊं? ठीक है पिंकी बहन, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर महक घर से बाहर ठंड में अपनी बहन पिंकी के लिए खाने की तलाश में निकल जाती है और अपनी पड़ोसी से थोड़ा आटा लेकर आती है और अपनी बहन के लिए चूल्हे पर रोटी बनाती है। रोटी बनाते वक्त उसके हाथ भी जल जाते हैं। तभी वहाँ से गुजर रहा जमींदार दोनों बहनों की तरफ देखता है और कहता है, अरे ये दोनों तो हरिया की बेटी है ना, जो अभी कुछ दिनों पहले महामारी की वजह से मर गया। उसके जाने के बाद अब यही दोनों बचे हैं लगता है। अरे हाँ, हरिया के पास तो बहुत सारी जमीन भी थी ना। अब उसके जाने के बाद उसकी जमीन पर किसी का भी हक नहीं है, तो क्यों ना मैं ही उसकी सारी जमीन हथिया लूं। वैसे भी ये छोटी छोटी बच्चियां मेरा क्या बिगाड़ पाएंगी। इतना कहकर हरिया अगले ही दिन जमीन के नकली कागजात बनवाकर दोनों बहनों के घर पहुंच जाता है और उनसे इस घर की जमीन को छोड़कर जाने के लिए कहता है। सुनो दोनों लड़कियों, जल्दी से इस घर से बाहर निकल जाओ। ये जमीन और ये घर मेरा है। ये क्या कह रहे हैं आप जमींदार साहब? ये घर और जमीन तो हमारे माता पिता की है, तो ये आपकी कैसे हो गई? लगता है तेरे बाप ने मरने से पहले तुझे बताया नहीं कि उसने तेरी माँ के इलाज के लिए ये जमीन और घर मेरे पास गिरवी रखवाई थी, और पैसे चुकाने से पहले ही वो दोनों इस दुनिया से चल बसे। तो अब कानून के मुताबिक ये जमीन मेरी हुई। अब तुम दोनों यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते, बाहर निकल जाओ यहाँ से। दीदी, जमींदार साहब क्या बोल रहे हैं? ये घर तो हमारा है ना, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। अभी तुमको मैं धक्के मारवा कर बाहर निकलवाता हूँ। जमींदार अपने साथ आए आदमियों को बोलकर उन बच्चियों को घर से बाहर निकाल देता है। दोनों बच्ची अकेली रोती बिलखती घर से बाहर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, हमारी माता पिता के जाने के बाद एक यही घर तो हमारा सहारा था। अब हम कहाँ जाएंगी? दीदी, मुझे भूख लगी है और ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों बहनें चलते चलते अपने गाजर के खेत के पास आ जाती हैं, जहाँ पर सिर्फ 2 ही गाजर उगी हुई थी। ये देखकर महक जल्दी से खेत में घुस जाती है और वहाँ से दोनों गाजरों को उखाड़ कर ले आती है और एक गाजर अपनी बहन को देकर कहती है, बहन, अभी ना यही वाली गाजर बची है, इसी से हम अपना पेट भर सकते हैं। कोई नहीं दीदी, अभी के लिए इतना खाना मेरे लिए काफी है। चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही पिंकी गाजर मुंह में रखने वाली होती है, तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है, बेटी, कुछ खाने को दे दे, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत तेज भूख लगी है, भगवान तेरा भला करेगा। ऐसा कीजिए अम्मा, आप ये गाजर खा लीजिए, हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बेटी, तेरा मन कितना साफ है, भगवान करे इसके बदले में तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। बुढ़िया ये बोलकर चली जाती है। ये क्या दीदी, आपने अपने हिस्से की गाजर उस बूढ़ी अम्मा को दे दी, अब आप क्या खाएंगी? ऐसा करिए, आप मेरी गाजर से आधी गाजर ले लीजिए। ठीक है पिंकी, आज हम दोनों इस गाजर से ही काम चला लेते हैं। इतना कहकर दोनों बहनें उस गाजर को आधा आधा बांट लेती हैं और जंगल में एक पेड़ के नीचे सो जाती हैं। अगली सुबह जब दोनों बहनों की आँख खुलती है, तो वो देखती हैं कि वहाँ एक मखमल के बेड पर मोटे से कंबल में वो लिपटी पड़ी थी और उनके सामने एक बहुत बड़ा घर था। ये देखकर दोनों हैरान थी। दीदी, कहीं ये सपना तो नहीं? ये किसका घर है और हम यहाँ पर कैसे आए? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। चलकर देखते हैं, शायद यहाँ कोई हो। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गाजर का खेत था
और वो बूढ़ी औरत उन्हें दिखती है। देख पिंकी, ये तो वही बूढ़ी औरत है जिससे हमने कल गाजर की हेल्प की थी। शायद ये इन्हीं का घर है। हाँ दीदी, शायद आप सही कह रही हो। चलिए इनसे चलकर पूछ लेते हैं। महक और पिंकी उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उसे घर के बारे में सवाल करती हैं। वो बूढ़ी औरत उन दोनों को बताती है कि ये एक जादुई गाजर का घर है जो उसने दोनों बहनों को एक बूढ़ी और बेसहारा औरत को खाना खिलाने के बदले में दिया है। वो बूढ़ी औरत कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी जो लोगों की मदद करने के लिए अक्सर ही आया करती थी। घबराओ मत बच्चियों, ये घर और ये गाजर के खेत सब तुम्हारे हैं। तुम इस गाजर को बेचकर अपना गुजारा कर सकती हो। धन्यवाद अम्मा। ये बोलकर वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। दीदी, ये घर तो हमारे पुराने घर से भी बड़ा है। ये कितना सुंदर है। गाजर का घर तो मैंने पहली बार देखा है। और देखिए ना, कितनी सारी गाजर है। अब हमें कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा और हमें एक गाजर को बांट कर नहीं खाना पड़ेगा। तूने सही कहा पिंकी। चल इन गाजरों को बाजार में बेच कर आते हैं। इतना कहकर दोनों बहनें उन गाजरों को एक बड़े से ठेले में जमा कर लेती हैं और बाजार ले जाती हैं और आवाज लगाकर गाजर को बेचना शुरू कर देती हैं। उनकी गाजर बेहद ही लाल और मीठी थी, जिन्हें देखकर लोग खुद उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे और ढेरों गाजर पल भर में बिक जाती है। देख पिंकी, जरा सी देर में हमारी सारी गाजरें बिक गई। अब मैं तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। हाँ दीदी, आज माँ पिताजी होते तो ये देखकर कितने खुश होते कि उनकी बेटियाँ बड़ी बहादुर है। आप मेरे लिए गाजर का हलवा बना दो ना। तो चिंता मत कर, मैं तेरे लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। पिंकी, माँ और पिताजी जहाँ भी होंगे ना, हमें खुश देखकर खुश होंगे। अब चल घर चलते हैं, कल भी तो गाजर ही तोड़नी है ना। इतना कहकर महक और पिंकी अपने गाजर के घर की ओर चल देते हैं और अब हर दिन दोनों बहनें अपने हरे भरे गाजर के खेतों से ढेरों गाजर तोड़ कर लाती और बाजार में बेचती। एक दिन दोनों बहनों की अच्छी कमाई होती है और तभी गांव का जमींदार बाजार में कुछ सामान लेने जाता है और वहां पिंकी और महक को गाजर बेचते देखकर कहता है, अरे ये दोनों तो हरिया की बेटियां हैं ना, जिनकी जमीन मैंने हथिया ली थी, लेकिन उनके खेत तो मेरे पास है। फिर ये इतनी सारी गाजर कहाँ से लेकर आ रही हैं? कुछ तो लोचा है, पता लगाना पड़ेगा। इतना कहकर जमींदार पिंकी और महक का पीछा करने लगता है और जब दोनों बहनें सारी गाजरें बेचकर वापस घर की तरफ चल देती हैं, तो जमींदार भी उनके पीछे पीछे चल देता है। रास्ते में जाते वक्त पिंकी अपनी बहन से कहती है, दीदी, गाजर का घर है, ये तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन मुझे अब भी अपने पुराने घर की याद आती है। वहाँ माता पिताजी की बहुत सारी यादें भी तो थी ना। काश ऐसा हो पाता कि हमारा घर और हमारी जमीन हमको वापस मिल जाती। याद तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन क्या करें, अब हम अपने पुराने घर वापस तो नहीं जा सकते ना। अब जो हमारे पास है हमें तो उसी में गुजारा करना पड़ेगा। काश भगवान कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि हमारा घर हमको फिर से वापस मिल जाए। इतना कहकर दोनों बहनें अपने गाजर के घर के पास पहुंच जाती है, जहां जमींदार उनके गाजर की फसल और गाजर का घर देखकर हैरान हो जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। इतना बड़ा गाजर का घर और इतने सारे गाजर, क्या ये सब सच है? अरे माँ, ये तो वाकई में सच है। लेकिन इन गरीब और फटीचर लड़कियों के पास इतना सब कुछ आया कैसे? अरे दीदी देखो, ये तो गांव का जमींदार है। इसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तो तुम दोनों ने मुझे देख ही लिया। चलो अच्छा है, मैं खुद ही तुम्हारे पास आने वाला था। हमारा सब कुछ तो आप पहले ले चुके हो, अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ। देने आए हो? लेकिन क्या देने आए हो? तुम्हारे स्वर्गवासी माता पिता की यादों से भरा वो घर और तुम्हारी जमीन के बदले मुझे कुछ और चाहिए। हम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, बस हमारे माता पिताजी वाली यादें और वो जो घर की जमीन है ना, वो हमें वापस कर दो। बताओ उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? ये हुई ना बात, ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे तुमसे ये घर और ये गाजर का खेत ये चाहिए। उसके बाद तुम मुझसे अपनी पुरानी जमीन और घर ले सकते हो। अगर सौदा मंजूर है तो बताओ।
जमींदार की शर्त पर दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। छोटी बहन पिंकी जमींदार से गुस्से में कहती है, नहीं, हम तुम्हें ये सब नहीं देंगे। तुम पहले भी हमसे चालबाजी करके सब कुछ ले चुके हो। क्या भरोसा तुम इस बार भी धोखा देकर हमें यहाँ से भगा दो तो। ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार। कानूनी कागजात होंगे जिस पर तुम्हारे मेरे दस्तखत होंगे। ठीक है, फिर कल कानूनी कागजात के साथ में आ जाना। हम अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करने को तैयार है। बदले में तुम हमारे माता पिता वाली जमीन और वो घर हमें वापस कर दोगी ना? सौदा मंजूर। जमींदार लालच में आकर अगले ही दिन उनकी पुरानी जमीन के कागजात लेकर आ जाता है और दोनों बहनें अपनी माता पिता की यादों से जुड़े उस घर में वापस चली जाती हैं और ये गाजर का घर और खेत जमींदार को सौंप देती हैं। लेकिन जमींदार को ये नहीं पता था कि उसका लालच एक दिन उसे कंगाल कर देगा। कितनी नादान है ये दोनों बहनें। उस बंजर जमीन और टूटे फूटे घर के लिए इतना अच्छी जमीन जायदाद छोड़कर चली गई। अब मैं पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। जमींदार अंदर जाकर उस मखमली बेड पर मखमली चादर ओढ़कर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके मुंह को एक कुत्ता चाट रहा होता है। ये देखकर जमींदार हैरानी से उठता है और अपनी चारों तरफ नजर घुमाता है, जहाँ सिर्फ घने जंगल और खुले आसमान के अलावा कुछ भी नहीं था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? वो घर, मखमली बेड, मखमली चादर, ढेर सारे गाजर और वो ये सब कहाँ गया? क्यों जमींदार, सारे ऐशो आराम खत्म हो गए? तुम शायद भूल गए कि लालच का फल हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। तुमने जिस लालच में आकर पहले उन गरीब बच्चियों का घर छीना था, इस लालच में आकर तुम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठे और तुम्हारे लालच ने तुम्हारी लुटिया ही डुबा दी। और तुम्हारी इस गलती की सजा यही है कि तुम जिंदगी इस घने जंगल में अकेले काटोगे, क्योंकि मैंने तो तुम्हारा खुद का घर भी गायब कर दिया है। इतना कहकर वो बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती है। जमींदार अपनी गलती पर पछताता रहता है, क्योंकि उसका खुद का घर और जमीन भी गायब हो चुकी थी। दूसरी ओर पिंकी और महक अपने पुराने घर को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और अपने गाजर के खेतों पर दोबारा मेहनत करके हरी भरी फसल उगाती हैं और सबकी मदद करती हैं। लखपत और सरजू नाम के दो भाई जौनपुर गांव में रहा करते थे। जहां लखपत बहुत चालाक था, वहीं सरजू अपने नाम की तरह सीधा साधा था। दोनों भाई उसी गांव के बाजार में चिकन बिरयानी बेचते थे। जहां सरजू बहुत मेहनती था, वहीं लखपत कामचोर था। वो हमेशा इसी ख्वाब में जीता था कि एक दिन उसे कहीं से खजाना मिल जाएगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अजी आ गए आप? ओ सुधा, सुनती हो? भगवान की दया से आज भी सारी बिरयानी बिक गई। ये तो अच्छी बात है जी। जहाँ एक तरफ सरजू की बनाई सारी बिरयानी बिक जाती थी, वहीं दूसरी तरफ लखपत की बिरयानी रोज लौटकर उसके घर वापस आती थी। अजी आ गए तुम? आज कितने की कमाई हुई? सारी बिरयानी बिक गई ना? लाओ, दो आज की कमाई हमरे हाथ में। तभी लखपत जेब में से सारे सिक्के निकालकर देता है। चंदा, वो आज बस इतने की ही बिरयानी बेच पाया मैं। बस ईमा का होगा? का सारी जिंदगी तुम ये चिल्लड़ कमाते रहोगे? पता नहीं कैसा नकारा निकम्मा निठल्ला पति मिला है मुझे। दिन भर बिरयानी बेचता है तब भी बिरयानी नहीं बिकती। और एक वो सरजू है जिसकी सारी बिरयानी हाथों हाथ चट हो जाती है। ऊपर से तुम्हारे महान बाबूजी भी सारी जमीन जायदाद को उसी के नाम कर कर लुढ़क गए। तुम्हें तो ठेंगा भी ना ही दिए। तुम्हारे बस की कछु ना ही है। चंदा लखपत को बहुत धिक्कारती है, जिससे वो बौखलाकर बोलता है, बस बहुत हो गया चंदा, अब तुम देखना मैं कैसे अपने बुद्धू भाई से सारी जमीन अपने नाम करवा लेता हूँ। लखपत और चंदा कागज बनवाकर सरजू से सब कुछ अपने नाम लिखवा लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन्हें बेघर कर देते हैं। चलो चलो देवर जी, अब ये घर हमरा है, इसीलिए उठाओ अपनी गठरी और पकड़ो दूजी डगरी। एक ही झटके में सरजू और सुधा के सर से छत भी छिन जाती है और वो अपनी मैली फटी गठरी के साथ दूसरी नगरी आ जाते हैं। सुनना भाई,
सरजू उसे अपनी सारी समस्या बताता है। अरे भैया, तो तुम एकदम सही नगरी में आए हो। हमारे राजा जी बहुत ही दिलदार है। चलो मैं तुम्हें उनके यहाँ ले चलता हूँ। उनके दरबार में तुम्हें कोई ना कोई नौकरी तो जरूर मिल जाएगी। वह आदमी सरजू और सुधा को राजा के महल में ले आता है, जहाँ कई सिपाही सैनिक उनकी खिदमत में खड़े थे। प्रणाम राजा जी, हम बड़े दूर गांव से आए हैं, अब इस नगरी में अपनी जिंदगी बिताने के लिए। अगर मुझे यहाँ कुछ काम मिल जाता तो आपकी बड़ी दया होती। पर मैं तुम दोनों पति पत्नी को अपनी नगरी में पनाह क्यों दूंगा? हाँ, तुम दोनों आखिर मेरे किस काम आओगे? राजा जी, मैं अपनी पुरानी नगरी में बहुत बढ़िया बिरयानी बनाया करता था। आप चाहें तो मैं यहाँ भी वही कर सकता हूँ। ठीक है, हम तुम्हारी इस बात से सहमत हैं। हमारे पास जितनी भी मुर्गियां हैं उनमें से काफी सारी मुर्गियां अंडे नहीं देती हैं, तो उनमें से कुछ मुर्गियां ले जाओ अपने साथ, और तुम्हारी जितनी भी आमदनी होगी उसमें से 25% तुम हमें लाके दोगे। समझ में आया? सरजू राजा की दी हुई शर्त मानकर उन सब मुर्गियों को अपने साथ ले जाता है और दोनों उस नगरी में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। अजी, तुम मुर्गियां ले तो आए, मगर ये तो अंडे भी नहीं देती, इसका करेंगे क्या? सुधा, ये मुर्गियां बड़ी ही चर्बीली है, चिली चिकन गजब का बनेगा, इसीलिए तो मैं इस नगरी में आया था। अब मैं यहाँ पे चिली चिकन का ही व्यापार करूँगा। अगले दिन सरजू सारा सामान इकट्ठा करके चिली चिकन बनाकर नगरी के बाजार में रेड़ी लगाकर आवाज लगाता है, चिली चिकन खाओ, चिली चिकन आओ और खाओ चिली चिकन। खाओ खाओ भैया, पूरी प्लेट खाओ। चिली चिकन खाओगे पेट भर जाएगा। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ उसके पास आनी शुरू हो जाती है। क्या बात है भैया, खुशबू तो बड़ी ही गजब की आ रही है, जरा एक प्लेट लगाना तो। हाँ जी, रुकिए, अभी देता हूँ मैं। सरजू के हाथों का चिली चिकन खाकर आदमी बड़ी तारीफ करता है। अरे वाह भैया, आप तो बड़ा ही गजब का चिली चिकन बनाते हो। इसके आगे तो बिरयानी और मसाला मुर्गा भी कुछ नहीं। धीरे धीरे चिली चिकन खाने वाले ग्राहक बढ़ने लगते हैं, जिससे सरजू लालची हो जाता है। देख रही हो सुधा, यहाँ पे लोगों को हमारा चिली चिकन कितना अच्छा लग रहा है। बस अब तो कुछ ऐसा हो जाए कि नोटों की बारिश हो जाए, बारिश। अजी, चिंता ना करो, भगवान हमें और तरक्की देगा, वो भी उसी व्यापार से। वैसे एक उपाय है, अगर हम कोई बम्पर छूट दें, जैसे जो भी ग्राहक 5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी चिली चिकन की प्लेट खत्म कर जाए, हम उसके लिए रिफिल योजना रखें, इससे ग्राहक खूब आएंगे। सुधा की योजना सरजू को भा जाती है और ज्यादा कमाने की होड़ में अगले दिन से वो ऐसे ही करता है। ये लो भैया, आज से ये प्लेट चिली चिकन जो भी पूरा खा जाएगा उसे पूरा खाना फ्री में मिलेगा, फ्री में। आदमी पलक झपकते ही पूरी की पूरी एक प्लेट चिकन चिली चट कर जाता है, जिससे कि सरजू को उसे दूसरी प्लेट भी देनी पड़ती है। और ऐसा उस दिन सरजू के साथ हर ग्राहक करता है, जिससे सरजू चिंता में आ जाता है। किसी ने सही कहा है, मुफ्त का खाना कोई नहीं छोड़ता। मैंने सोचा था कि ये उपाय करने से दुगनी कमाई होगी, पर मेरे तो लाले पड़ गए। अब इसमें से 25% राजा को भी देना है, और इसकी लागत भी तो आएगी इसमें। उसके बाद मुझे क्या ही बचेगा। ऐसा सोचकर लालची चिली चिकन वाला अगले दिन बरनी भरकर मिर्च डाल देता है। ये देखकर सुधा कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, कितनी सारी मिर्च डाल दी तुमने, ऐसे तो कोई भी ग्राहक आधा प्लेट भी नहीं खा पाएगा। अरे तू चुप कर सुधा, यही तो मैं चाहता हूँ, ताकि ग्राहक एक प्लेट चिली चिकन भी ना खा पाए, वरना हमारा चिली चिकन का धंधा यही चौपट हो जाएगा और हम लोग इस नगरी से भी निकाले जाएंगे। इसके बाद सरजू अपनी चिली चिकन की दुकान लगाता है, पर ग्राहक फिर भी उसे बड़े चाव से खाते हैं। अरे क्या बात है भैया, आज तो बाकी दिनों से भी दमदार राबते की चिली चिकन बनाए हो। तुमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का छोंका दिया है क्या? ये लोग इतना मिर्च वाला चिली चिकन इतने स्वाद से कैसे खा रहे हैं, मैं चेक कर देखता हूँ। जैसे ही सरजू अपना बनाया चिली चिकन चखता है, तो उसके कान से धुआं निकल आता है। अरे भैया, अरे इसमें तो मिर्च ही मिर्च है, तो ये लोग इसे इतनी स्वाद से कैसे खा रहे हैं? अपनी एक और चाल उल्टी पड़ जाने पर लालची चिली चिकन वाला अगले दिन से चिली चिकन के दाम बढ़ाकर 50 से 75 कर देता है। अरे क्या बात है भैया, आपने चिली चिकन का दाम क्यों बढ़ा दिया? अरे भाई, चिली चिकन बनाने में मिर्च के साथ साथ सब्जियां और मसाले भी लगते हैं, और ये सारा सामान महंगा हो गया है, इसलिए दाम बढ़ाना पड़ा। अब मैं इतना मेहनत करने के बाद भी घाटा खाऊं तो कमाऊंगा क्या?
बढ़े हुए दाम पर भी सभी ग्राहक 5 मिनट के अंदर पूरी प्लेट खत्म कर जाते, जिसकी वजह से सरजू को उन्हें अगली प्लेट मुफ्त में खिलानी पड़ती और फिर वह 1 महीने का मुनाफा जोड़कर राजा को देने आता है। आओ सरजू आओ, सुना है कि तुम्हारा चिली चिकन का धंधा बड़ा जोर शोर से चल रहा है। जी राजा जी, पर मुझे कमाई 2 पैसे की भी नहीं हो रही है। आप ही सोचिए ना, इतना धंधा करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मैं कुछ पैसे भी ना कमा पाऊँ तो ये धंधा करना बेकार है मेरे लिए। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? बस इतना राजा जी कि आप मुझे ये इजाजत दे दें कि मैं 75 रुपए का दाम बढ़ाकर 100 रुपए करके बेच सकूं, वरना मैं गरीब क्या खाऊंगा, क्या बनाऊंगा। सरजू राजा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा लेता है और राजा उसके झूठे आंसू पर दया करके कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जाओ और अब तुम अपने चिली चिकन का दाम बढ़ाकर 75 से 100 नहीं बल्कि 150 कर दो, और कोई पूछे तो कहना राजा जी ने कहा था। राजा का आदेश पाकर चालाक चिली चिकन वाला बड़ी खुशी के साथ लौटता है और अगले दिन से वह अपनी चिली चिकन की रेडी पर बड़ा सा बोर्ड टांग कर दाम लिख देता है। अजी, मैं तो अभी भी कहती हूँ ये बोर्ड हटा दो। अरे 150 का दाम सुनकर कोई भी हमसे चिली चिकन खाने नहीं आएगा। इतना लालच भी ठीक नहीं है। अरे तू चुप कर सुधा। सरजू, ओ सरजू, जल्दी से 1 प्लेट चिली चिकन लगा दो। ठीक है भैया, अभी लगाता हूँ, पर भैया दाम 150 लगेगा। 150? अरे बाप रे बाप, एकदम से इतना महंगा क्यों कर दिया? अरे स्वाद भी तो एक नंबर मिलता है ना। और मेरी रेडी भाई, मैं दाम बढ़ाऊं या घटाऊं, तुमसे क्या? ठीक है, अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना ना खाओ। पूरी नगरी में वैसे भी मैं एक अकेला ही हूँ, आओगे तो मेरे पास ही। राजा के आदेश से सरजू के अंदर घमंड आ जाता है। वहीं एकदम से चिली चिकन के बड़े दाम की वजह से कोई भी ग्राहक अब उससे चिली चिकन नहीं खाने आता। राजा के दरबार में अब सारे गांव वाले गुस्से में आते हैं और एक औरत कहती है, जय राम जी की राजा जी। अरे आप सब यहाँ पे, सब कुछ ठीक तो है ना? राजा जी, पता नहीं उस चिकन वाले को क्या हो गया है, एकदम लालची हो गया है, लालची। दाम उसने 150 रुपए कर दिए हैं और हमें घमंड भी दिखाता है। प्रजा की बातें सुनकर राजा सुधा और सरजू को महल में बुलाता है। देखा, तुम्हारा लालच आज हमें कहाँ ले आया था। मैंने तुम्हें बोला भी था कि बेईमानी और लालच से कुछ भी हासिल नहीं होता। देखो अब। यार रे सरजू, मैंने तुझे गरीब समझकर चिली चिकन का दाम बढ़ाने के लिए कहा था, पर तू तो लालची निकला। अब मेरी बात सुन ले। जी राजा जी। राजा अब झूठे गुस्से का दिखावा करता है और उसके बाद में सरजू को ये हुक्म सुनाता है कि वो अब से नगरी के अंदर 150 रुपए में नहीं बल्कि 100 रुपए में चिली चिकन बेचेगा। ये सुनकर सरजू अंदर मन ही मन खुश होता है, क्योंकि वो तो पहले ही राजा से 75 की जगह 100 रुपए में चिली चिकन के दाम करवाना चाहता था। वहीं पूरी नगरी भी ये देखकर खुश होती है कि राजा जी की वजह से दाम 150 से वापस 100 रुपए हो गए हैं। लेकिन पूरी नगरी को इस बात की आशंका नहीं होती कि राजा ने ही ये दाम सरजू से बढ़वाए थे, जिसकी वजह से अब लालची चिकन वाला अपने लालच के साथ ही गांव के अंदर अपना ठेला लगाता है। तो वहीं पूरी नगरी में राजा की भी वाहवाही होती है कि उसने चिली चिकन के दाम कम करवा दिए।